हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय इलस्ट्रेटेड केस लॉ सीरीज़। तो कल हमने 5 केसेस किए थे। आज मैं फिर से 5 to 7 न्यू केसेस, वैसे इलस्ट्रेटेड केसेस हैं, पुराने केसेस हैं, बट फॉर दिस सीरीज़ आगे के 7 केस हम करते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट कि आप बेल आइकन प्रेस करें, बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर देना। तो सबसे पहला जो केस लो आ जाता है वो है श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस श्री राज नारायण एंड अदर्स। क्या हुआ इस केस लॉ में सबने सुना होगा। इट्स अ वेरी 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 फेमस केस लॉ, और कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के क्वेश्चन में, जीके के क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है। फैक्ट्स हैं हमारे। अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि इनवैलिडेट करता है श्रीमती इंदिरा गांधी के इलेक्शन को। किस क्या ग्राउंड थे इलेक्शन को इनवैलिडेट करने का? करप्ट प्रैक्टिसेस। और इस टाइम पे पार्लियामेंट ने 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, जिसने एक न्यू आर्टिकल ऐड करा 329A टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 329A का जो क्लॉज 4 था वो बोलता है कि जो इलेक्शन है प्राइम मिनिस्टर के और स्पीकर के, उनको हम किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, कंट्री के किसी भी कोर्ट में, ठीक है, बल्कि ये पार्लियामेंट की किसी कमेटी के सामने चैलेंज किया जा सकता है। तो कोर्ट में अनचैलेंजेबल कर दिया गया उसको। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या कहता है? तो मेन क्वेश्चन इन्वॉल्व इन द केस वाज द वैलिडिटी ऑफ क्लॉज 4 ऑफ सेक्शन 329A। तो क्वेश्चन क्या था कि जो आर्टिकल है वो वायलेटिव है इक्वालिटी की प्रिंसिपल के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, या फिर ये जुडिशियल रिव्यू को डिस्ट्रॉय कर रहा है। कोर्ट क्या बोल रहा है? कोर्ट बोलता है कि इट वायलेटेड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कि हमारा असेंशियल फीचर है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उन्होंने बोला जुडिशियल रिव्यू को अगर हम एक्सक्लूज कर दें इलेक्शन डिस्प्यूट से, तो बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज 4 329A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड बताया, और उसने बोला कि ये राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 में दी गई है इसको डिनाई कर रहा है। और कोर्ट बोलता है कि जो ये प्रोविज़न है ये आर्बिट्रेरी है, ये डैमेज करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे रूल ऑफ लॉ को। जस्टिस HR खन्ना बोलते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो हमारी कंट्री का बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये फ्री और फेयर इलेक्शंस को भी इंक्लूड करता है, जिसको हम वायलेट नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की एक लिस्ट लेट डाउन करी, जो कि केशवनंद भारती के केस में भी की गई थी। आप लिस्ट में देख सकते हैं, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी implies fair and free election, judicial review and jurisdiction of सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, तो अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए, इलेक्शन की, फेयर इलेक्शन की, तो हमें कौन सा केस देखना है? श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस श्री राज नारायण एंड अनदर्स। नेक्स्ट केस आज का आ जाता है हमारे सामने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। अब मेनका गांधी यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या हुआ? जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस था वो मेनका गांधी को एक लेटर भेजता है कि भाई अपनी जो पासपोर्ट है आप उसको 7 दिन में हमारे पास जमा कर दो। तो लेटर डिटेल करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक इंटरेस्ट में ये इम्पाउंड करा है ग्राउंड आपके लिए। तो मेनका गांधी रिक्वेस्ट करती हैं कि आप स्टेटमेंट ऑफ रीजंस डिटेल्ड में दो कि आपको भाई क्यों चाहिए मेरा पासपोर्ट। तो शी वॉज टोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कि ऑर्डर टू नॉट टू इशू हर अ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रीजन। तो उन्होंने क्या किया? मेनका गांधी ने आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशन में चैलेंज कर दिया कि ये भाई वॉयलेट कर रहा है मेरे आर्टिकल 21। तो मेनका गांधी के इस केस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको आर्टिकल नंबर यहाँ बेसिकली लर्न करना है, ठीक है। तो इसमें जो आर्टिकल नंबर मुझे दिखाई दे रहा है वो आर्टिकल नंबर 21 दिखाई दे रहा है। 21 में उन्होंने चैलेंज किया।
चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, तो इसमें दो क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हुए। वेदर राइट टू गो अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ राइट टू पर्सनल लिबर्टी गारंटीड अंडर आर्टिकल 21, और वेदर द पासपोर्ट एक्ट प्रिस्क्राइब अ प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड बाय आर्टिकल 21 बिफोर डिप्राइविंग पर्सन फ्रॉम द राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने बोला कि जो सेक्शन 10(3)(c है पासपोर्ट एक्ट का, क्या वो आर्टिकल 14, 19 एंड 21 को वॉयलेट कर रहा है, और whether the impugnant order of regional passport offices in contravention of the principle of natural justice। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चंस थे। आर्टिकल 21 के बारे में था, 14, 19 एंड 21 के बारे में था, और कौन सा सेक्शन की बात की उन्होंने, पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 10(3) की। ठीक है, तो कोर्ट क्या बोल रहा है जो प्रोसीजर्स हैं वो किसी इंडिविजुअल के अगर राइट टू लाइफ या लिबर्टी को डिप्राइव कर रही है, रोक रही है, कंट्रोल कर रही है, तो वो फेयर और रीजनेबल होनी चाहिए। तो कोर्ट बोलता है जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय लॉ है वो फेयर, जस्ट, रीजनेबल होनी चाहिए, फैंसीफुल नहीं होनी चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, ऑप्रेसिव नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चन बोलता है कि जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय लॉ है, जो कि किसी की गारंटी आर्टिकल 21 में दी गई है, अगर उसको ले लेता है तो रीजनेबल होना चाहिए, हाइपोथिकल कंसिडरेशंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो बट इन द कॉन्टेक्स्ट प्राइमरीली ऑफ द पर्पस विच द एक्ट इज इंटेंडेड टू अचीव ऑफ अर्जेंट सिचुएशन विच those who are charged with the duty of administrating the act may be called upon with to deal with। तो कोर्ट ने इस केस में बोला राइट टू ट्रेवल अब्रॉड फॉल्स विद इन द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी, और ये फंडामेंटल राइट है हमारा आर्टिकल 21 में। दस आर्टिकल सेक्शन जो 10 की बात हम पासपोर्ट एक्ट की कर रहे थे, अगर कोई पासपोर्ट अथॉरिटी को लगता है सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए, इंडिया के लिए, और फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्री और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, तो वो पासपोर्ट के लिए ऐसा कर सकती है, विड्रॉल कर सकती है या अपने पास रख सकती है। तो कोर्ट विद एक्नॉलेजिंग द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन हेल्ड दैट इट शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली एंड ग्रेट केयर एंड सर्कमस्पेक्शन। ऐसे ही आप आर्बिट्रेरी किसी के पासपोर्ट को नहीं मांग सकते हो, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, केयर यूज होनी चाहिए जब आप ऐसा कर सकते हो। तो जो पासपोर्ट ऑफिस की अथॉरिटीज़ की पावर है उनको रिस्पेक्ट देते हुए टू डिक्लाइन फर्निश रीजन फॉर इम्पॉइंटिंग द पासपोर्ट, कोर्ट बोलता है लॉ कैन नॉट परमिट द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर टू कीप रीजन अनडिस्क्लोज। आप कारण बताइए, अगर आपको कारण आप दे सकते हो कि इसलिए हमने पासपोर्ट लिया है तो वो पासपोर्ट देगी। अगर आपने रीज़न ही नहीं बताया तो वो क्यों देंगे। अगर सोल रीज़न ये है कि उसको जुडिशियल स्क्रूटनी से दूर रखना है, कोर्ट बोलता है जो 10(c) है पासपोर्ट एक्ट का वो वैलिड है, बट क्वेश्चन ये है कि जो ऑर्डर दिया गया था इसके अंडर वो इनवैलिड है और फंडामेंटल राइट को कंट्रोवेन करता है। वेयर एन इम्पाउंडिंग ऑर्डर इज मेड अंडर दिस सेक्शन, किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन को ले लेता है तो ऑर्डर वुड स्टैंड इनवैलिड। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है, ये वाले पॉइंट के ऊपर भी आपने देखा होगा एमसीक्यूज में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को अगर कोई ले लेता है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखता है। रिकॉग्नाइजिंग द इंटरप्ले ऑफ 21, 19 एंड 14, कोर्ट बोलता है आर्टिकल 21 एक्सक्लूड नहीं करता है 19 को। इवन द लॉ प्रिस्क्राइबिंग द प्रोसीजर फॉर डिप्रिवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन विल हैव टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ बोथ आर्टिकल 19 एंड 14। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को एटलीस्ट कोर्ट ने जो बोला है, हेल्ड किया है, इसको तो बहुत अच्छे से कर ले। क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस केस, स्पेसिफिक केस में से। नेक्स्ट केस हमारा आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, नंदिनी सतपथी वर्सेस PL दानी। क्या फैक्ट्स हैं? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के नंदिनी सतपथी को इंस्ट्रक्टेड किया गया था कि भाई पुलिस के सामने कटक में जाएं विद रिगार्ड टू विजिलेंस केस अगेंस्ट हर, उसके अगेंस्ट केस था और उनको क्वेश्चंस पूछे गए
वो जो एक्यूजिशन लगा था डिसअप्रोप्रिएट एसेट्स, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति पाई गई उसके रिगार्डिंग, उसने क्या किया, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अपना अधिकार को यूज़ किया और आंसर देने से मना कर दिया। अब देखना पड़ेगा कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में क्या बोलता है। तो सब क्लॉज 3 बोलता है नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अपने आप को विटनेस नहीं बना रहा है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न, ठीक है। Upon her refusal to answer the question, Deputy Superintendent of Police filed a complaint against her for refusal to answer a public servant authorized to question as provided in section 179 of IPC। तो उन्होंने चैलेंज करा मजिस्ट्रेट के डिसीजन को जो कि सम्मन इशू किए गए थे, और उन्होंने बोला आर्टिकल जो 20 है सब क्लॉज 3 अलाउड नहीं कर रहा, मैं अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बनूंगी। और जो इम्यूनिटी है वो दी गई है सीआरपीसी के 162 के थ्रू। क्या बोलता है 161 का सब आर्टिकल 2, not bound to answer question that expose her to criminal charge, were wide enough to shield her when the High Court refused to entertain her petition. She appealed to Supreme Court. अब क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है यहाँ पे अराइज होगा। तो 3 क्वेश्चन ऑफ लॉ थे। पहला तो क्या स्कोप क्या है आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 का कॉन्स्टिट्यूशन में एज रिगार्ड द टर्म अक्यूज एंड कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट वन सेल्फ। पॉइंट नंबर 2 है व्हाट इज द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ 161 आर्टिकल सब आर्टिकल 2 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एंड थर्ड पॉइंट जो बोल रहा है, बोल रहा है डज मेंस रिया फॉर्म अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ 179 आईपीसी, और अगर मेंस रिया नेसेसरी कंपोनेंट है तो व्हाट इज इट्स प्रिसाइज नेचर, कैन अ मेयर अप्रेंशन दैट एनी आंसर हैज अ गिल्टी पोटेंशियल ऑलवेज अक्यूज और ब्रिंग इन टू प्ले। तो कोर्ट यहाँ पे क्या बोलता है, तो कोर्ट ने वाइड स्कोप देखा, ठीक है, विस्तार से देखा आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 को, और बोला कि ये प्रोबेटिव स्कोप है और ये सिर्फ प्रोसीजर्स के लिए एक्सटेंड नहीं होता बल्कि इन्वेस्टिगेशन की स्टेजेस के लिए भी एक्सटेंड होता है। तो जो बैन लगाया गया है अपने आप को एक्यूज करने का, वो सिर्फ इंटेरोगेशन यानी कि पूछताछ तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि अप्रहेंशन ऑफ इम्प्लीकेशन फ्रॉम हिज आंसर, ठीक है, उससे भी रिलेटेड है। तो अगर हम अपनी इच्छा से अपने आप को क्रिमिनल ठहराएं तो उस प्रेशर में पुलिस ऑफिसर के सामने हमें करने, तो कोर्ट बोलता है कंपेल्ड टेस्टिमनी, और अगर कंपेल्ड टेस्टिमनी हो रही है तो आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 में वो वॉयलेटिव मानी जाएगी। तो कंपेल्ड टेस्टिमनी वर्ड आप लर्न कर लें, ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है एक हमारा कंपेल्ड टेस्टिमनी, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो ये बोल रहा कंपेल्ड टेस्टिमनी टू मीन एविडेंस प्रोक्योर्ड नॉट ओनली बाय फिजिकल थ्रेट एंड वायलेंस बट ऑल्सो psychic torture, atmospheric pressure, environmental coercion, tiring interrogative, proximity, overbearing and intermediary methods। कोर्ट बोल रहा है कि जो लीगल पैरल्स हैं आंसर देने पे, मना करने पे या सच्चाई के साथ आंसर देने पे, उनको हम कंपल्शन नहीं मानेंगे आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 में। कोर्ट बोलता है कि प्रेजेंस ऑफ अ लॉयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरोगेशन एज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन सिक्योर्ड थ्रू सेक्रेसी और कोर्शियन। सो अब मेंसरिया वाला पॉइंट था, थर्ड जो क्वेश्चन ऑफ लॉ था, तो उसमें बोल रहा है कि मेंसरिया 179 का एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, और ये बोलता है रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक अथॉरिटी अथॉराइज टू क्वेश्चन ऑल्दो जो ऑफेंस है कैन नॉट बी मेड इट इन केस देयर इज एन एप्रीहेंशन ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, ठीक है, उसको डर है कि उसको पकड़ लिया जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। पुट फोर्थ बाय द पब्लिक अथॉरिटीज, अक्यूज्ड डिनाई नहीं कर सकता है अनरीजनेबल और वेग अप्रहेंशन एंड पॉसिबिलिटीज पर, रियल होना चाहिए ये डर जो है, खतरा जो है।
कोर्ट बोल रहा है कि अक्यूज वॉज बाउंड टू आंसर वेयर देयर इज नो क्लियर टेंडेंसी टू क्रिमिनेट। अगर उसको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो जेल नहीं जाएगा, अक्यूज अपने आप नहीं बनेगा, क्रिमिनल नहीं ठहराया जाएगा, तो उसको सारे आंसर देनी चाहिए। सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बाकी हो सकता है। ठीक है, 179, 161 एंड आर्टिकल 20 का 3। तो ये 3 चीज़ें हमें इस क्वेश्चन से, इस केस लॉ से समझ में आ जाती हैं और लर्न करनी चाहिए। Another very famous and very much illustrated case law is Hussainria Khatun versus Home Secretary State of Bihar। आज का 4th केस लॉ है ये। तो क्या बोल रहा है? ओके, इशू ऑफ प्री ट्रायल डिटेंशन। कोर्ट ने पब्लिश किया, ये जो आर्टिकल है पब्लिश हुआ इंडियन एक्सप्रेस ने, और unveiled the presence of a large number of men, women, children जो कि जेलों में थी और कोर्ट के ट्रायल का वेट कर रहे थे। कहाँ पे? बिहार में। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है? क्वेश्चन ऑफ लॉ फंडामेंटल राइट जो अक्यूज है उसका है, और स्टेट की जो ड्यूटी आर्टिकल 39A है हमारे संविधान का, कि भाई फ्री लीगल सर्विस दी जाए। जो गरीब लोग हैं, जिनको जो नहीं एक्सेस कर सकते लीगल सर्विस पे करके, तो उनको फ्री लीगल एक्सेस। अगर डिनायल हो रहा है ऑफ विच इन अ डिलेड ट्रायल सिस्टम, जिसका मतलब है डिनायल इंडिविजुअल की लाइफ का डिनायल है, उसकी आज़ादी का डिनायल है, जो कि आर्टिकल 21 में दिया गया है। तो इसने ओवरऑल हमें 39A और 21 के बारे में बात की है। हुसैनरिया खातून। ठीक है, क्या बोला गया है हुसैनरिया खातून में? तो कोर्ट बोलता है इनकार्केशन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि ज्यादा दिनों तक जेल में रखना, उनके ट्रायल शुरू होने से पहले भी, ये भी हमारा डिनायल माना जाएगा हमारी आज़ादी का। और अगर देखा जाए तो ये ग्रॉस वायलेशन है ह्यूमन राइट का। तो कोर्ट ने बोला कि जो लीगल और जुडिशियल सिस्टम है, जो कि पुअर की डिसएडवांटेज, उसको प्रोग्रेसिव करने की जगह उसको डिसएडवांटेज, नुकसान पहुंचा रहा है, का काम कर रहा है। एंड उसने रिस्ट्रिक्ट किया, रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए बोला इंडियन जुडिशियल सिस्टम को। किसमें? हुसैनरिया खातून के केस में। ऑन बेल बॉन्ड, a highly unsatisfactory system of bail was found to be responsible for keeping justice beyond the reach and grasp of the poor। तो सिस्टम एक्सेसिवली हार्श था पुअर्स पे एंड वर्कड ओनली टू द एडवांटेज ऑफ वेल्दी। ठीक है, सिर्फ अमीरों के लिए था। पुअर अपनी बेल तक फर्निश नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत बड़ी रकम उनको देनी पड़ती थी कोर्ट को बेल के लिए। तो कोर्ट ने बोला कि अबेंडन करो जो पुराने जो प्रैक्टिस चली आ रही है कोर्ट को श्योरिटी देने के बाद बेल पे रिलीज करने के लिए। तो कोर्ट ने एंडोर्स किया पर्सनल बॉन्ड्स विदाउट मॉनिटरी ऑब्लिगेशन सिस्टम हुसैनरिया खातून से। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आई है, लर्न करने वाली बात है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो बेल सिस्टम है जो आज चल रहा है, ये बहुत ज्यादा हार्डशिप लेकर आता है पुअर्स के लिए, ऐसा कोर्ट ने बोला उस जमाने में, आज की बात नहीं कर रही हूं मैं। इफ वी रियली वांट टू एलिमिनेट द इविल इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी, assure of fair or just treatment to the poor in administration of justice, तो इम्पेरेटिव है कि बेल सिस्टम रिफॉर्म करा जाए, उसको फिर से सही करा जाए, और जिससे कि जो गरीब लोग हैं वो भी आसानी से, जैसे अमीर लोग अपनी प्री ट्रायल रिलीज करा लेते हैं बिना किसी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को हानि पहुंचाए, ऐसे ही गरीब लोग भी पहुंचा सकें। अच्छा, एक तो हम सिर्फ हुसैनरिया खातून को स्पीडी ट्रायल मैटर के नाम से जानते हैं, तो स्पीडी ट्रायल मैटर ही नहीं है, ये बेल रिफॉर्म सिस्टम मैटर भी है। ठीक है, सो स्पीडी ट्रायल के बारे में कोर्ट क्या बोलता है? कोर्ट बोलता है द स्टेट वाज ड्यूटी बाउंड टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट ऑफ अक्यूज टू स्पीडी ट्रायल बाय टेकिंग, जरूरत के जो स्टेप्स हैं वो ले, कोर्ट को स्ट्रेंथन करे इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी के तौर पे, और ज़्यादा जजों को अपॉइंट करें। ठीक है, एक कॉम्प्रहेंसिव लीगल सर्विस प्रोग्राम वहाँ पे
बनाया जाए, एक ज़रूरत है इस चीज़ की, और ये प्रोग्राम जो है एक सॉल्यूशन की तरह का काम करेगा, पुअर को एबल करेगा कि वो अपने लिए लॉयर हायर कर सकें। ठीक है, तो कोर्ट ने इन्वॉक करा आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन का और बोला कि ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जितने भी अक्यूज्ड पर्सन हैं जो कि एक लॉयर नहीं हायर कर सकते या कोई लीगल सर्विसेज अपनी पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से वो नहीं ले सकते हैं, तो स्टेट उनको लॉयर देगी। अगर सर्कमस्टांसेस केस की ऐसी हैं, जस्टिस जहां पे रिक्वायर्ड है, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स द अक्यूज पर्सन डज नॉट ऑब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सच लॉयर। ठीक है, उस लॉयर का वो ना करे। तो इस बेसिस पे, इस रीजनिंग के बेसिस पे कोर्ट ने प्रोनाउंस करा अंडर ट्रायल प्रिजन्स को रिलीज करने का, और बोला टू इशू ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस ऑन पर्सनल बॉन्ड्स विदाउट मॉनिटरी ऑब्लिगेशन। पर्सनल बॉन्ड दो, मॉनिटरी ऑब्लिगेशन की जरूरत नहीं है, आप रिलीज कराओ बेल पे। फिफ्थ केस आज का, जो कि आज का लास्ट केस हुआ, बहुत बड़ी बड़ी केस है, मैं सोच रही थी कि 7 कराऊंगी लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 ही बहुत है। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। फैक्ट्स क्या हैं? इन द इंस्टेंस केस, a petition was admitted by the court arising out of a letter written by सुनील बत्रा। सुनील बत्रा तिहाड़ जेल का एक कन्विक्ट था, तो उन्होंने एलेक्ट किया एक वार्डन को कि दैट हैड अ कॉज अ ब्रूचुअल ब्लीडिंग इंजरी टू अनदर कन्विक्ट नेम्ड प्रेमचंद, कि भाई उसको मार पीट के मतलब बुरा हाल कर दिया। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ यहाँ पे क्या है कोर्ट के सामने? ह्यूमन राइट ऑफ प्रिजनर्स इन जेल। ठीक है, और फंडामेंटल राइट को हम प्रिजनर्स तक कैसे पहुंचाएं? चाहे कन्विक्शन हो गया, लेकिन ह्यूमन और फंडामेंटल राइट तो उन्हें मिलने ही चाहिए। ऑन द रोल ऑफ कोर्ट, कोर्ट ने लिबरलाइज करा जो प्रोसीजरल लिमिटेशन है हेबियस कॉर्पस की बाय रिकॉग्नाइजिंग राइट ऑफ प्रिजनर अगेंस्ट एक्सेस कमिटेड बाय जेल अथॉरिटी। तो उन्होंने एक्नॉलेज किया एक्टिविस्ट रूल मेकिंग रोल ऑफ कोर्ट और बोला कोर्ट इज नॉट अ डिस्टिंक्ट एब्स्ट्रैक्शन कंपोनेंट इन बुक्स, बट वो एक एक्टिविस्ट इंस्टीट्यूशन है विच इज साइनोश्योर ऑफ पब्लिक होप। ठीक है, पब्लिक होप को रखने के लिए है वो इंस्टीट्यूशन, सिर्फ बुक के लिए नहीं है। तो प्रिजनर्स के स्टेटस पे कोर्ट क्या बोलता है? एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पे आया स्टेटस ऑफ प्रिजनर्स के लिए। तो कोर्ट इन हिज डिसीजन ऑल्सो रिलाइड ऑन द डिक्लेरेशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम बीइंग सब्जेक्ट टू द टॉर्चर एंड अदर क्रूल, इनह्यूमन और degrading treatment or punishment adopted by UN General Assembly Resolution 3452 of 9 December 1975. The Constitutional Bench upheld the fundamental right of prisoner and held that are prisoner persons, क्या जो कैदी होते हैं वो इंसान होते हैं? Yes, of course they are human being. To answer in negative is to convict the nation, और कॉन्स्टिट्यूशन को डिलिमिनाइजेशन किया जा रहा है। टू रेपुडिएट द वर्ल्ड लीगल ऑर्डर विच नाउ रिकॉग्नाइज राइट ऑफ प्रिजनर्स इन इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑफ प्रिजनर्स राइट टू विच आवर कंट्री हैज साइंड एसएन। बत्रा के केस में कोर्ट रिजेक्टेड कर दिया। कोर्ट ने क्या रिजेक्ट किया? हैंड ऑफ डॉक्ट्राइन, और रूल किया कि जो फंडामेंटल राइट है, डू नॉट फ्ली द पर्सन एज ही एंटर्स द प्रिजन ऑल्दो दे मे सफर श्रिंकेज नेसेसरेट बाय इनकार्केनेशन। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर है वो क्रिस्टलाइज हो गया इन फेवर ऑफ प्रिजनर एंड जस्टिस एंड जुडिशियल जुडिक्शन। डायरेक्टिव्स क्या बोलते हैं इस केस में? तो डायरेक्टिव्स क्या बोलते हैं? होल्डिंग दैट प्रिजनर प्रेमचंद्र, इलीगल टॉर्चर जो वहाँ पे हो रहा था, तो कोर्ट ने क्लियर डायरेक्टिव्स दिए थे स्टेट को और प्रिजनर स्टाफ को कि वहाँ पे इंसानियत बरती जाए जेल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो पहला डायरेक्टिव दिया सुपरवाइजरी जुडिशियल रोल। लॉयर नॉमिनेट किया गया डिस्ट्रिक्ट जज के थ्रू, सेशन जज के थ्रू, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टू बी गिवन ऑल फैसिलिटीज फॉर इंटरव्यूज, विजिट्स एंड कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद प्रिजनर subject to discipline and security consideration.
तो लॉयर जो इस तरह से डेजिग्नेट किए जाएंगे आर बाउंड टू मेक पीरियडिकल विजिट्स और रिकॉर्ड करेंगे, रिपोर्ट करेंगे कोर्ट को जो भी वहाँ पे लीगल ग्रीवेंस है उसके अकॉर्डिंग। ग्रीवेंस रिकॉर्डिंग वहाँ पे जरूरी है। ग्रीवेंस डिपॉजिट बॉक्स वहाँ पे मेंटेन करा जाएगा जो जहाँ जिससे सारी कैदियों की जहाँ पे पहुँच हो, और वो जो है ओपन करी जाएंगी टाइम टाइम पे और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाएगा। मजिस्ट्रेट और सेशन जज पर्सनली जेल जाएंगे। एक्सपीडियस इंक्वायरी होगी वहाँ पे, सूटेबल रेमेडियल एक्शन लिया जाएगा, और अप्रोप्रिएट अगर वहाँ पे लगेगा तो वो हाई कोर्ट में भी बताया जाएगा और हेबिस कॉर्पस एक्शन लिया जाएगा। जुडिशियल अप्रेजल, कोई भी सॉलिटरी और प्यूनिटिव सेल नहीं होगा, कोई हार्ड लेबर डाइटरी चेंजेस और पेनफुल एडिटिव और कोई पनिशमेंट, डिनाइल ऑफ प्रिविलेज और इम्यूनिटीज, नो ट्रांसफर टू अदर प्रिजन विद पीनल कॉन्सिक्वेंसेज, इस तरह का कुछ भी इम्पोज नहीं करा जाएगा जब तक कि सेशन जज इस चीज़ में अप्रूवल ना दे दे। इनके अलावा कोर्ट ने और भी रिकमेंडेशन की। कोर्ट बोलता है स्टेट्स टू प्रिपेयर एंड सर्कुलेट इन हिंदी एक प्रिजनर हैंडबुक दी जाएगी जिसमें लीगल अवेयरनेस के बारे में उनके अधिकारों के लिए बताया जाएगा, कैदियों के अधिकारों के लिए। ये पीरियडिकल बुलेटिन होगा और इम्प्रूवमेंट के प्रोग्राम्स हैं या कोई वॉल पेपर फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल वगैरह, ये सब इसमें आएगा। सेक्शन 61 ऑफ प्रिजनर एक्ट। स्टेट स्टेप्स लेगा स्टैंडर्ड मिनिमम रूल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजन के रिगार्डिंग, जो कि रिकमेंड करा है यूएन ने, स्पेशली उनके केसेस में जो कि वर्क वेजेस के बगैर बारे में या डिग्निटी ऑफ कम्युनिटी वगैरह के लिए है। और एक करेक्शनल कम ओरिएंटेशन कोर्स प्रिजन के स्टाफ के लिए चलाया जाएगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बारे में या थेरेपियोटिक अप्रोचेस के बारे में या टेंशन फ्री मैनेजमेंट के लिए बताएंगे। फ्री लीगल सर्विसेज दी जाएंगी टू द प्रिजनर प्रोग्राम शैल बी प्रमोटेड बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि फ्री लीगल एड वगैरह देती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट की सोसाइटी है। सो थैंक यू सो मच। ये थे आज के 5 केस लॉस, जिसमें सबसे पहले हमने किया, सबसे लास्ट में किया सॉरी, सुनील बत्रा का, वेरी इंपॉर्टेंट वन, हुसैन रिया खातून। उसके बाद हमारा किया था हमने नन्नी सतपथी, फिर मेनका गांधी, और उससे पहले हमने किया था इंदिरा गांधी जी का। अब ये केस तो हमने कर लिए हैं, ये भी समझ में आ गया। तो इस सीरीज को चलाने का जो मेरा मेन पर्पस है वो है कि ये जो इलस्ट्रेटेड केसेस है ना, जब इनके क्वेश्चंस आते हैं तो क्योंकि पहले पढ़े थे, थोड़ा थोड़ा याद है, उसके बेसिस पे हम कराते हैं। और ज़्यादातर टेस्ट सीरीज में आंसर्स हमेशा इनके सही नहीं होते हैं, तो बेटर है कि हम एक बार रिवाइज कर लें जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज बढ़ा पाएँ। थैंक यू, बाय।